So this is the first lecture of life process or the first chapter of biology. लाइफ प्रोसेस के नाम से है, क्लास 10th का चैप्टर है ये। लाइफ प्रोसेस के लिए हम यहाँ से ही नोट्स बनाएंगे, यहाँ से ही समझना चालू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इंट्रोडक्शन है टॉपिक का यहाँ पे कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में दिया गया है, लाइफ के बारे में पूछा गया है कि लाइफ क्या है। तो वहां पर एक बात को जोड़ दिया गया है कि जो मूवमेंट, द वर्ड मूवमेंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, whether it is a visible movement or invisible movement, like invisible movement like cellular activity or metabolic activity or any living organism which is not visible, means not visible by naked eyes, or you can say, or like plants, they do also some kinds of living process, but we cannot observe that कि recently अभी जैसे मेरे सामने एक प्लांट रख दो, एकदम शांत बैठा रहेगा वो, पर हम कहेंगे कि वो डेड है क्या? मतलब एक लाइक इफ यू कीप अ डॉग एंड अ प्लांट, मतलब अगर हमने एक कुत्ता और एक प्लांट को अगल बगल रखा, तो आप दोनों में से आप किसको लिविंग कहेंगे? ऑब्वियसली डॉग को ही कहेंगे, क्योंकि वो हिल रहा है, चल रहा है। लेकिन प्लांट को आप नहीं बोल सकते, मतलब ये तो पता हो गया है तो आप कह सकते हो कि प्लांट भी लिविंग है। पर जरा आप 300 साल 400 साल पहले जाके बोलो कि प्लांट लिविंग थे क्या, तो कोई नहीं मानता इस बात को। जब ये बताया ही नहीं गया था कि प्लांट में भी लाइफ होती है, या सेल की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, तब उसके पहले कोई कहे जाके कि प्लांट भी लाइव होते हैं, तो कोई मानना ही नहीं था, किसी को मानना ही नहीं उस चीजों के बारे में। तो हम थोड़ा उस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमें प्रूफ चाहिए लिविंग होने का। चलो, हम एक साइंस स्टूडेंट है तो हमें प्रूफ चाहिए कि लिविंग है, तो वो क्यों लिविंग है। मैंने देखा डॉग हिल रहा है, बोल रहा है, बार्किंग कर रहा है, कुछ खा रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वो लिविंग है। लेकिन उसी जगह प्लांट तो एकदम शांत बैठा हुआ है, ना वो हिल रहा है, ना उसके फूल निकल रहा है तुरंत, ना ही उसमें हम पानी जाता हुआ देख पा रहे हैं, ना ही उसमें हम कोई चीज डेवलप होते हुए देख पा रहे हैं। एकदम से थोड़े ना हो जाएगा कुछ भी वो। तो फिर क्या कहेंगे कि वो डेड है? नहीं, वो भी लिविंग है, लेकिन वो मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन वो इनविजिबल टाइप की मूवमेंट कर रहा है। उसके अंदर हो रही है मूवमेंट, सेल में मूवमेंट हो रही है। अच्छा चलो, एक प्लांट से जुड़ी हुई एक एक्टिविटी बताते हैं। अगर एक प्लांट को लाइट के कांटेक्ट में रखा जाए 3 दिन 4 दिन तक, और ऐसे होल से रखा जाए जहां से केवल और केवल लाइट पास होती हो, तो हम क्या देखेंगे कि जो प्लांट का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो लाइट की तरफ को बेंड कर रहा है। तो इससे प्रूफ क्या मिला हमको कि जो प्लांट है वो भी मूवमेंट कर रहा है। चलो, एक बात तो ये प्रूव हो गई कि जो ऊपर का हिस्सा है प्लांट का, वो यानी जो टिप है वो लाइट की तरफ बेंड होने लगेगी। आप देखना, ये सेकंड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जो सेकंड चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा प्लांट मूवमेंट। लास्ट ईयर के बच्चों को सिलेबस में से निकाल दिया गया था, बट मैंने पढ़ाया फिर भी है उनको वो चैप्टर, और मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। अगर सिलेबस से अभी भी रिमूव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उससे, मतलब जो एग्जाम होंगे उसमें उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए वापस आते हैं। तो ये पहला मूवमेंट लाइट वाला आपने प्लांट के लिए प्रूव किया कि वो मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है लाइट की तरफ को। दूसरा मूवमेंट देखो, पानी की तरफ या ग्रेविटी की तरफ उसकी रूट्स जाती हैं, यानी रूट ग्रेविटी की तरफ जा रही है, तो ये भी एक मूवमेंट है। तो और भी कई मूवमेंट, जैसे आप देखना, एक प्लांट होता है और उसके अंदर से ऐसे टेंड्रिल निकलते हैं, टेंड्रिल, और वो किसी सपोर्ट को ऐसे पकड़ लेते हैं, और फिर प्लांट ग्रोथ करता है, उसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो टेंड्रिलर मूवमेंट है, तो इस तरीके के मूवमेंट को भी हम प्लांट मूवमेंट में ही काउंट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज या तो मैं दिखाता हूँ, तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डायग्राम दिया गया है ये प्लांट मूवमेंट का डायग्राम है। वैसे तो ये 10th में सेकंड चैप्टर है, पर मैं अभी इसका रेफरेंस ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर जो प्लांट का जो अपर पार्ट है, यानी जो स्टेम का पार्ट है, वो लाइट की तरफ हो रहा है, तो इसको फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। उसके बाद
जो रूट्स हैं आप इधर देखिएगा, ये इस तरफ देखिए, हाइड्रोट्रोपिज्म रूट्स जो है पानी की तरफ को देखिए ये बेंड होती हैं। इधर नीचे भी इधर देखिए जियोट्रोपिज्म, ये ग्रेविटी की तरफ को रूट्स हो रही हैं, यानी कि पौधे के पार्ट्स अलग अलग तरीके को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये केमोट्रोपिज्म है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो आपको समझ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेक्स्ट चैप्टर में ही समझ में आएगा कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है इसकी तरफ को, यानी यहाँ पर केमिकल एक्टिविटी होती है इसके टिप में, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर क्लाइंबर्स होते हैं जो अपने एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा टेंड्रिल नाम का, उससे ये सपोर्ट लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस तरीके के मूवमेंट को हम आगे बढ़ने को प्लांट मूवमेंट ही सब कहते हैं। ये सब के सब प्लांट मूवमेंट है। वैसे इसको थिग्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, यहाँ पर हेप्टोट्रोपिज्म लिखा है, थिग्मोट्रोपिज्म भी होता है इसका मतलब। तो ये था प्लांट मूवमेंट को लेके बात, इससे एविडेंस मिलता है कि प्लांट भी लिविंग होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे जब हम लोग, तब हम इस बात को समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किए थे, उनके सॉल्यूशंस मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। इनमें चारों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना इस बात को। सेकंड देखने में बहुत आसान है, लिखने में बड़ा मुश्किल है, ये बात याद रखना, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको रखा हुआ है। हम अपने वर्ड्स में बोलते हैं कि लिविंग क्या है, लेकिन परफेक्ट राइटिंग के बारे में जब बात आती है तो हम फंस जाते हैं वहां पे। तो इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपको मिल ही जाएगा बाद में। और ये चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, अगर आपको, वैसे तो मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था लास्ट क्लास में, पर जो बच्चे नए बैठे हैं क्लास में वो एक बार इसको देख लें, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो मुझे बता दीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्यों? तो उसका आंसर यही होगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल बहुत सारी होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि वो जो सेल्स हैं नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो जब डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है सेल, तो वो वाटर वगैरह, फूड वगैरह ये सब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम कवर्ड हैं चारों तरफ से, स्किन है हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए। तो हम जब सारी सेल्स हमारी हैं ही नहीं कांटेक्ट में, तो हम अंदर अंदर की सेल तक फूड कैसे पहुंचाएंगे? इस वजह से अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, और उनकी वजह से हमारी बॉडी में वो चीजें पहुंच पाती हैं। तो ये है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, लाइटली लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी है। क्या क्राइटेरिया है लिविंग होने के लिए? तो अभी मैंने आपको मूवमेंट की बात कही थी, यहाँ पर भी मूवमेंट को थोड़ा वेटेज दिया गया है। एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग। ये ग्रोइंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रो करना, बढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको मैंने पढ़ाया था एनिमल किंगडम लास्ट ईयर, उस एनिमल किंगडम में आपको मैंने पॉरीफेरा पढ़ाया था। भाई पॉरीफेरा को आप ऑब्जर्व करिए, पॉरीफेरा वो स्पंज की बात कर रहा हूं मैं। स्पंज तो हिलता भी नहीं है, स्पंज तो आप कह सकते हो पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पर दिए गए एक प्रोसेस में से वो लिविंग होने की कैटेगरी में जा रहा है, और वो प्रोसेस का नाम है ग्रोइंग। भाई स्पंज तो ब्रीदिंग भी नहीं करता, वॉकिंग भी नहीं करता, यानी कि वो एक स्टोन जैसा पड़ा रहता है एक जगह पे किनारे समुद्र के सी के अंदर। क्या करता है ऐसा वो जो लिविंग है? ग्रो करता है वो। सो इट इज जनरली यूज्ड, अब आगे बढ़ेंगे हम, जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समवन इज लिविंग और नॉट। पहली बात तो यहाँ पर ये बोली गई विजिबल मूवमेंट को लेके, याद रखिएगा, विजिबल मूवमेंट को लेके। नेक्स्ट, अब जो स्टार्ट हो रही लाइन उसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। However, a living organism can also have movement such as non-visible to the naked eyes. Therefore, the presence of molecular movement inside the organism, देखिए यहाँ पर molecular movement लिखा है, आप चाहें तो इसमें एक और वर्ड भी डाल सकते हैं ब्रैकेट में या लास्ट में, आप वहां पर लिख सकते हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी।
ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, 10th की बायोलॉजी 9th की बायोलॉजी से आसान है। मैं वही बात फिर से बोल रहा हूँ, 9th में अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया है, एक फ्लो बन गया है, 10th आपको बहुत आसान लगेगा, ये बात आप याद रखिए। 10th में जब बच्चा 9th में अच्छे से पढ़ लेता है ना, 10th में उसको समझ में आने लगता है बायोलॉजी किसको कहते हैं और उसकी वेव, उसकी लेंथ, और उसको समझ में भी आता है फिर। खैर, ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इजी है कि हम क्या क्या मटेरियल लेते हैं बाहर से, जनरली उनका हम यूज क्या करते हैं। तो जो भी हम बाहर से मटेरियल लेते हैं, फूड, वाटर, एयर, जो भी कुछ, उन सभी को हम इस्तेमाल करते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए। जितनी भी वेरियस लिविंग एक्टिविटी हम करेंगे, उन्हें हम उस प्रोसेस में इसका हम यूज लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। यही तो चैप्टर का नाम है, कौन कौन सी प्रोसेस जो है एसेंशियल है लाइफ के लिए, यही प्रोसेस का नाम है। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, वही 4 प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेस हैं। एक बात मैं आपको बोनस के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा, रिप्रोडक्शन को काउंट नहीं किया गया है इसमें। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा में कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द लाइफ प्रोसेस। इसका सिंपल सा आंसर है, द रिप्रोडक्शन इज नॉट important for individual organism. Like if I am not reproducing, so ऐसा तो नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। यही एक मेन क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया कह सकते हो या एक रीजन कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन नहीं रखा गया है लाइफ प्रोसेस के अंदर, क्योंकि एक इंसान की रिप्रोडक्शन खुद के ना करने से वो मर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, सोसाइटी में अगर सबके सब ऐसा करेंगे तो लाइफ तो बंद उनकी नहीं होगी, लेकिन लाइफ की जो प्रोग्रेस है, यानी जो स्पीसीज की जो एग्जिस्टेंस है, वो जरूर खत्म हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपको एक और चैप्टर आएगा, थर्ड, मतलब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जाओगे तो थर्ड थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन। और अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो अलग अलग चैप्टर नाम है, नंबर है शायद उसका 10 या 11 नंबर। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ये कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है इंडिविजुअल के लिए, बट सोसाइटी के स्टेबल जो है मेंटेनेंस के लिए और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 4 क्वेश्चन, मैंने समझा दिए। किसी को डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आप लोग ये तो नहीं, ये नहीं लिखना है आपको, मतलब ये मैंने होमवर्क दिया था, जो नए बच्चे हैं वो इनको लिखेंगे, सॉल्व करके नोटबुक में लिखना है आपको, ये होमवर्क है, याद रखना। ये नहीं लिखना। हाँ, यहाँ से कुछ बात लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बात शायद लिखनी है आप लोगों को। पेन उठा लीजिए और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, लाइफ प्रोसेस डाल दी होगी आप लोगों ने। उसके बाद एक लाइन में लिख दो, केवल 2 लाइन में, कि लाइफ प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप बस उतना ही लिख दो, बस उतना ही काफी है, उसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इतना लिख दो, फिर उसके बाद ये लिख दो, बस। न्यूट्रिशन नाम की हेडिंग जो है, नेक्स्ट हेडिंग है न्यूट्रिशन, और अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। ये पूरा लिखना है, 3 लाइन लिखनी है। ये टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेक्स्ट टॉपिक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, चाहे फ्लो चार्ट बना लीजिए, चाहे जैसे दिया है वैसे कर लीजिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिख लेना, लेकिन लिखना जरूर है, इसलिए मैं सामने ही लिखवा रहा हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट तो लिया पर प्रॉपर नोट नहीं बनाए। पर इस साल मैं थोड़ा पहले से ही प्रिकॉशन ले रहा हूँ, अपने ही सामने लिखवा रहा हूँ, टाइम अपने पास काफी है, जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप यहीं पे लिखिए, मेरे सामने ही लिखिए, नोट करिए इन चीजों को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म सिंपल जो है फूड, सिंपल चीजों को मिलाकर या यूज करके उसे कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड बना दे सिंपल एलिमेंट्स को यूज करके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वैसे जो ऑर्गेनिज्म, सिंपल डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसको थोड़े से एक लेवल ऊपर उठा के डेफिनेशन समझनी है कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, CHO मैंने लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन होगा, याद रखना, उनमें कन्वर्ट कर दें, वो कहलाते हैं। तो आपको ये पूरा ऐसे ही नोट करना है जैसे यहाँ सामने दिखाया जा रहा है, एकदम सेम। चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपको जो करना हो आप कर दो। बिल्कुल पूरा मुझे ऐसा ही फोटोकॉपी जेरोक्स चाहिए आपकी नोटबुक में। नीचे देखिए क्या लिखा गया है। ऑटोट्रॉफ्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिसमें पहली कैटेगरी है आपकी फोटो ऑटोट्रॉफ, जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, यूज सोर्स एनर्जी एज अ मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी सन यूज करते हैं। केमो ऑटोट्रॉफ, जो सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं है इनके पास में, लेकिन केमिकल्स की मदद लेते हैं फूड बनाने के लिए। ये आप याद रखिए, दे यूजेस केमिकल, याद रखना इस बात को, क्या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप ऐसे ही पूरी नोट कर लीजिए। मैं आपको आराम से टाइम दे रहा हूँ, नोट करिए इसको।